नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। अभी भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है और उस पर सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देख रहे हैं। और इस बार आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ब्याज दरों को मेंटेन किया गया है आरबीआई की ओर से। रेपो रेट 5.5% पे बरकरार है, एसडीएफ रेट 5.25% और एमएसएफ रेट 5.75% पे बरकरार रखा गया है। आरबीआई ने अपना जो रुख है उसको भी मेंटेन किया है न्यूट्रल पे। और सभी एमपीसी मेंबर्स इस समय ब्याज दरें स्थिर रखने के पक्ष में उन्होंने वोट दिया है। अब इस पॉलिसी को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे, इसके क्या मायने हैं आपके, हमारे लिए और अर्थव्यवस्था के लिए। इस पे बात करने के लिए शरद कोहली जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस तक को अपना समय देने के लिए। और साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर जनक राज जी भी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के। जनक जी, बहुत शुक्रिया अपना समय इस तक को देने के लिए। धन्यवाद राजेश जी। नमस्कार सर। तो नमस्कार। सबसे पहले शरद जी आपके पास मैं आता हूं। ये पॉलिसी में जो ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? और बहुत कुछ बदल गया सर अगस्त पॉलिसी के बाद से अब तक, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी। तो क्या ये आप इस स्टेप को ठीक मानते हो कि इस समय ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करके आरबीआई गवर्नर ने ठीक काम किया? जी हाँ, नमस्कार रजत। आपको, जनक जी को और बिस तक के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल क्वाइट एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट मैं तो 99% श्योर था। व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बोला कि इस बार कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि एक तो फ्रंट लोडिंग पहले हो चुकी थी। उसका जो रिसाव है, उसकी जो अब्जॉर्प्शन है, अभी भी वो इकोनॉमी में चल रही है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, 7.8% हमारी ग्रोथ आई है। हमें इस समय कोई भी ऐसा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है जो कि इस ग्रोथ को, जितनी हो जाए हालांकि अच्छा है, पर एक बहुत ही रीजनेबली गुड हमारा नंबर आया था निकल के। अच्छा। दूसरा आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ने थोड़ा सा मॉनसून की वजह से, आप देखिए, आपने देखा होगा, जो 2% से नीचे आया था, अब वो 2% से ऊपर गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ से कहीं थोड़ा सा ऊपर और जाता है, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि, और गवर्नर साहब ने इससे पिछली से पिछली पॉलिसी में बोला ही था कि हम फ्रंट लोड कर रहे हैं। और जब उन्होंने फ्रंट लोड एक दफे कर दिया, तो इतनी जल्दी जल्दी बदलाव की मुझे लगता नहीं। अभी अर्थव्यवस्था की जो इंटरनल हालत है उसमें जरूरत है। इन द बैकड्रॉप मैंने देखा कि गवर्नर साहब ने बार बार जीएसटी का जिक्र किया। मैं गिन रहा था, करीब उन्होंने 7 8 10 बार जीएसटी रिफॉर्म्स जीएसटी का रिफॉर्म। यस। जीएसटी रिफॉर्म्स का जिक्र किया। उनको लगा कि जीएसटी रिफॉर्म्स ऑलरेडी अर्थव्यवस्था को एक इम्पेटस दे रहे हैं। हम इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं, इम्पेटस। तो वो रिफॉर्म्स कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अ, और दूसरा, उन्होंने 8 10 बार रेफर किया, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा बार, ग्लोबल हेडविंड्स को, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को। ये जो ट्रम्प साहब के टेंट्रम्स हैं, ये टैरिफ है, नई नई चीजों पे रोज रोज टैरिफ निकल के आ रहे हैं। कल तो फिल्मों के ऊपर लगा दिया, फर्नीचर के ऊपर लगा दिया, किचन कैबिनेट्स के ऊपर लगा दिया। मुझे तो कोई कह रहा था रजत कि अब आगे नेक्स्ट टैरिफ होने वाला, अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात करेंगे तो आपके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। तो इस टाइप के टैरिफ नए नए लग के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, और ग्लोबल जीडीपी हम इस समय लें, रजत, 3.3 और 3% के बीच में है, जो ग्लोबल जीडीपी है। और 2026 में, मैं कल एक पॉडकास्ट में था और मेरे से बहुत बहुत डिटेल्ड में ये सवाल किया गया कि आप, क्या हम रिसेशन की तरफ, ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? तो अगर रिसेशन नहीं तो स्लो डाउन की तरफ तो बढ़ रहे हैं। तो हमारी, मेरी और मेरी इकोनॉमिक टीम, एनालिसिस टीम की जो विश्लेषण है, वो ये कहता है कि हम ये 3 और 3.3% से घट के शायद हम 2.5% तक आ जाए, जहां तक वैश्विक जीडीपी ग्रोथ की बात है। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया बहुत रेजिलियंट है। अब ये नहीं हो सकता कि, देखिए, आरबीआई गवर्नर साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसको अगर आप, हम लोग में बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, तो बार बार वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल अछूते रहें उससे, कि ग्लोबल स्लो डाउन हो जाए और हम जो है वहीं के वहीं बने रहे, 7.8% पे, 8% पे ग्रो करते रहे। ये नहीं हो सकता है। वी आर एंटवाइंड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। हम बिल्कुल एक तरह से गुथे हुए हैं ग्लोबल इकोनॉमी से। तो अगर हमें हेडविंड्स मिलती हैं, उन्होंने जिक्र भी किया, एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे यहाँ पर, सीधा सीधा आपके यहाँ पर जो रेमिटेंसेस आती हैं वो प्रभावित होंगे। एफडीआई प्रभावित हो सकता है। हमारे यहाँ जो विदेशी कंपनियां भर भर के फैक्ट्रीज लगा रही हैं, नौकरियां दे रही हैं, उन पे असर होगा। तो कुछ ना कुछ असर इसका जरूर होगा। इस सब को देखते हुए उन्होंने रेट को, मुझे लगता है सारे के सारे यूनानिमसली इस बार तो एमपीसी ने वोट किया है कि इस बार कोई बदलाव की अभी जरूरत नहीं है। और आप ओवरऑल इकोनॉमी को उन्होंने बहुत पॉजिटिव नजरिए से देखा है।
जीएसटी की बात करें, हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन का उन्होंने बहुत दफे जिक्र किया, हालांकि इन्फ्लेशन का अलग से एमपीसी अनाउंसमेंट में एक सेक्शन होता है, पर उन्होंने उसके अलावा भी इसका जिक्र किया। और दूसरा, आज की एमपीसी में आपने एक डिफरेंट चीज देखी रजत, नोट किया होगा शायद लोगों ने जिन्होंने सुना होगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रल स्टैंस है, हमने कोई रेट में बदलाव नहीं किया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एसटीएफ भी वैसे की वैसे बनी हुई है, सब कुछ अनचेंज है, सीआरआर भी अभी जैसा था वैसा अनचेंज है। तो उन्होंने इस एमपीसी को इस्तेमाल किया, इस मीटिंग को एमएसएमईज को फायदा देने में, कंज्यूमर बैंकिंग को फायदा देने में, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स करने में, फेमा रिलेटेड छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स, ये अनाउंसमेंट्स एक आम आदमी के लिए बहुत टेक्निकल लग सकती हैं सुनने में। आप सुनेंगे अभी, आप बाईस क्रेडिट लॉस बाईस की प्रस्ताव दिए सर, 22। 22। हाँ, जी। इसलिए थोड़ा थोड़ा लंबे समय तक हो गई इस बार उनकी ये जो स्पीच हाँ, थी, वो जो वो उनके ये मैं जो प्रस्ताव एग्जैक्टली उन्होंने। मैं रजत यही कह रहा था आपको, इस बार उन्होंने जो मेन पॉलिसी अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि वो उसमें कोई बदलाव नहीं था, तो कायदे से तो ये 5 मिनट में खत्म हो जानी थी, कोई बदलाव नहीं है, 5-7 मिनट आपने ओवरऑल कमेंट्री करी और बात खत्म हो गई। हम्म। तो मुझे लगता है एमपीसी ने अपने समय का इस्तेमाल, इस मीटिंग का इस्तेमाल, जो बहुत पेंडिंग, बहुत समय से पेंडिंग ये छोटे छोटे 22 रिफॉर्म्स थे, फेमा से रिलेटेड, एमएसएमई से रिलेटेड, कंज्यूमर बैंकिंग से रिलेटेड, एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, एक्सपोर्टर्स को जो कंप्लायंस करनी होती है उसका पीरियड में, उसमें रिलैक्सेशन रैशनलाइज किया गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की लाइसेंसिंग भी बात की गई। तो मुझे लग रहा है ये कई बार क्या होता है कि मेन पॉलिसी अनाउंसमेंट्स में ये जो छोटे छोटे रिफॉर्म जो हमारी जिंदगी को भले ही सीधा इफेक्ट ना करें, पर इनडायरेक्टली आपको कहीं लॉन्ग टर्म में जाके ये इम्पैक्ट करते हैं। कल को आप एक्सपोर्ट करते हैं, कल को आप फेमा फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कल को आप कंज्यूमर बैंकिंग रिलेटेड मिनिमम बैलेंस रिलेटेड कुछ करते हैं, ये आपको वहां इफेक्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है मीटिंग का जो समय था उसका प्रयोग इन 22 रिफॉर्म्स को के ऊपर बात करने में, उनके ऊपर बदलाव करने में इस्तेमाल किया गया। जबकि प्रिंसिपल पॉलिसी जो थी वो अनचेंज है। उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी थी आज, बहुत ही बैलेंस्ड कमेंट्री थी। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से रखा, भारत को ग्लोबल हेडविंड्स का एक हेड्स अप दिया है कि हम सतर्क रहें, और हमारी अपनी आंतरिक हालत बहुत अच्छी है। उन्होंने मॉनसून की बात करी, क्रॉप्स की बात करी, उन्होंने उन्होंने एमएसएमईज के आज जिक्र किया है। एमएसएमईज को नॉर्मली हम देखते हैं कि एमपीसी में एमएसएमईज का अक्सर जिक्र नहीं होता है, तो उन्होंने हर सेक्टर, वो बिजनेस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करी है। और बाकी उसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो रूपी के बारे में और खोल के बताते हैं, क्योंकि रुपया इस समय 89 के आसपास जा रहा है, उन्होंने जिक्र तो किया, पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा और इसमें जरूरत है कि उन्होंने बोला कि मैं ये। अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाएंगे, रुपये की डिप्रिसिएशन हाँ, हो रही है, उन्होंने तो बोला अप्रोप्रिएट समय आने पर स्टेप्स हाँ, उठाएंगे। पर मैं चाह रहा था थोड़ा और विस्तृत बोलते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो अभी अब इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे सर, और आपने बहुत सारे बताए भी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को उन्होंने बहुत कॉशियसली लेते हुए बात करी है। वो बोल रहे हैं कि हमारी ग्रोथ तो इंटैक्ट है, जीएसटी रिफॉर्म भी हमने कर ली है, लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स है वो बनी रहेंगी। तो मैं आपसे, जो उन्होंने रिफॉर्म की बात करी ना, उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा, जैसे कि रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक्स में लागू करने के ऊपर उन्होंने बात की है, एनबीएफसी का रिस्क वेटेज घटाने की बात की है, जी। ईसीएल फ्रेमवर्क लागू करने की बात की, ये सारी चीजें हुई हैं आज की पॉलिसी में। तो अनाउंसमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन हमारे साथ जनक राज जी भी जुड़े हुए हैं। जनक जी, जीडीपी ग्रोथ आउटलुक को बढ़ा दिया सर, 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया फॉर FY26। तो और साथ ही महंगाई बोल रहे हैं कि FY26 में कम हो जाएगी, 3.1% से घटाकर 2.6% का टारगेट दिया सीपीआई महंगाई का फॉर FY26। आप इसको कैसे देखते हो? और महंगाई तो इनफैक्ट वो कह रहे हैं क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 FY26 में तगड़े तरीके से घटेगी। या, धन्यवाद रजित। नो, आपने क्वेश्चन पूछा जीडीपी के ऊपर। जीडीपी। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो रिजर्व बैंक का 6.5% जो अनुमान था, वो बाकी जो जितनी भी एजेंसी उससे कम था। सब लोग कह रहे थे कि रिजर्व बैंक को थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन रिजर्व बैंक ने पिछली बार बढ़ाया नहीं था। और उसके एक दो कारण थे। पहला जो मेन कारण वही था कि मॉनसून तभी चल रही थी, मॉनसून की अनसर्टिनिटी थी। तो अभी मॉनसून अपने ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, और उस हिसाब से अभी वो अनसर्टेनिटी खत्म होगी। तो लेकिन उन्होंने वो अभी इसको बढ़ा दिया है। मेरे हिसाब से ये बनता ही था, बिकॉज मुझे भी लगता था कि जो पिछली इनकी जो अनुमान था, जो उनकी प्रोजेक्शन थी, वो थोड़ी कम थी। हाँ, उन्होंने इन्फ्लेशन रेट भी कम कर दिया, 2.6%। जो 25-26 का लास्ट टाइम उन्होंने जो दिया था वो 3.1% था। और Q2 और Q3 का जो उन्होंने अनुमान दिया, अभी 2.1 से घटाकर 1.8% कर दिया है। और हम्म। Q3 का 3.1 से कम करके वो भी 1.8% कर दिया। इसके दो मुख्यतः कारण है। एक तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है,
वो काफी कम होगी पहले से, अनुमान से भी ज्यादा कम हुई है। और दूसरा, ये जो भी गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया है, इसका भी इन्फ्लेशन पर कम प्रभाव पड़ने वाला ही था। काफी नंबर्स आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए। खैर मैंने हम तो इसके ऊपर काम तो नहीं किया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसका 40 to 50 बेसिस पॉइंट्स जीटी इन्फ्लेशन के ऊपर प्रभाव आना चाहिए। तो वो फैक्टर अगर करेंगे तो इसलिए उन्होंने उतना ही अनुमान कम किया, 3.1 से 2.6%। ये वन ऑफ रहेगा। तो ये वन ऑफ रहेगा, मतलब क्या हाँ, ये जो महंगाई घटेगी ये वन ऑफ रहेगी या फिर? वन ऑफ रहेगी। हाँ, उसके बाद तो फिर नॉर्मलाइज हो पर जाता है एक साल पर के सर ये बाद ये तो। थोड़ा ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है कि इतने ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद उन्होंने फॉर FY 26 जीडीपी की ग्रोथ आउटलुक बढ़ा दी। या नहीं, वो तो सी अभी जो हुआ, ये जो डेवलपमेंट चल रही है, इसका थोड़ा जीडीपी के ऊपर इफेक्ट तो आने वाला ही है। जैसे आपका वो भी जो टैरिफ लगा दिया, वो एक्सपोर्ट्स कम हो गए। एक्सटर्नल डिमांड तो वैसे ही पहले ही बड़ी वीक चल रही थी। अगर आप पिछले काफी सालों से डेटा देखें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2008 के बाद, देखें तो ग्लोबल डिमांड इतनी मजबूत कभी भी नहीं हुई नहीं। तो हम्म। वो तो वीक चल ही रही थी, लेकिन उसके अभी और भी वीक होने का अनुमान है, तो उसका इफेक्ट तो आएगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया है, उसकी वजह से हमारी जो कंजम्पशन है वो बढ़ने की उम्मीद है। अगर कंजम्पशन बढ़ती है तो मुझे लगता है कि ये प्राइवेट कैपेक्स साइकिल है जो काफी देर से वो काफी वीक चल रहा है, शायद वो भी रिवाइव हो। अगर ऐसा हुआ तो जीडीपी का अभी इतनी जल्दी तो नहीं कह सकते कि एक साल में इसका कोई कैपेक्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर कंजम्पशन बढ़ती है उसका इफेक्ट तो जीडीपी के ऊपर आने वाला ही है। तो वो उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए जीडीपी के नंबर कम किए। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जीडीपी का नंबर पहले थोड़ा, इनका जो अनुमान था मेरे हिसाब से थोड़ा कम था। ओके सर, सीपीआई पे ही आते हैं। और शरद जी, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ ना, जो उनकी उस प्रेजेंटेशन आई है, जो रिपोर्ट आई है आरबीआई की, उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मंडियों में ये जो सब्जियां हैं ये इनकी जो वहां पर जो आ रही है मंडियों में वो अब ज्यादा आ रही हैं। उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो दालों वगैरह के जो दाम है ये बहुत स्पीड से कम हुए हैं सर। ये अभी आने वाले समय के लिए तो जीएसटी भी कम हो गया। तो इससे अब क्या महंगाई, यहाँ पर साफ तौर पे बता रहे हैं कि सीरियल्स की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम होती चली जा रही है। तो पल्सेस, सीरियल्स, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले समय के लिए गिरावट अभी और देखने को मिलेगी महंगाई में? देखिए, मैं इन्फ्लेशन को कभी भी बहुत पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ, मैं डिफर कर सकता हूँ बाकी इकोनॉमिस्ट से। मैं इन्फ्लेशन को बहुत लंबे नजरिए पे नहीं देखता हूँ रजत। इसलिए अच्छा। नहीं देखता हूँ क्योंकि अगर आप क्रूड की प्राइसेस देखें, जो बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इन्फ्लेशन में, वो बहुत वॉलेटाइल रहती है। और ओपेक की मीटिंग हुई है, और जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है इस समय, क्रूड कभी भी यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और किसी भी डायरेक्शन से मेरा मतलब, ज्यादातर मेरा फोकस ऊपर के डायरेक्शन पे है। $67-69 के बीच में घूम रहा है। तो क्रूड का कैस्केडिंग इफेक्ट हमारे सारे ही खाने पीने की चीजों पर, और जो आपके मेन सीपीआई बास्केट में होते हैं, उनको सीधा इम्पैक्ट कर सकता है। ये पहली बात। दूसरा, एक अच्छी बात जो मुझे देखने को मिली कि नॉर्मली आप देखते हैं जब मानसून सीजन के दौरान और मानसून सीजन के इमीडिएटली बाद आपको फूड और सीरियल प्राइसेस एलिवेटेड दिखाई देते हैं। और ये नहीं कि इस बार बाढ़ नहीं आई है या पानी नहीं भरा, फसलों का नुकसान नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ है। आप अगर हिल रीजन देखें, बाकी के रीजन देखें, पैचेस में पूरे मानसून सीजन में देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर इनंडेशन दिखाई दी है, फ्लडिंग दिखाई दी है। तो हम्म। उसमें फसलों का नुकसान हुआ है। तो मुझे इसमें अच्छी बात ये दिखी कि डिस्पाइट मोर देन नॉर्मल मानसून एंड एट सम प्लेसेस अ डेवास्टेटिंग मानसून, हमने हमने फूड प्राइसेस को मॉडरेट करके रखा हुआ है। ये इस बार थोड़ा सा अलग ट्रेंड दिखाया। आप पिछले मैं 4-5 साल का डेटा उठा के देखे, मेरे पास है वो डेटा। नॉर्मली मॉनसून में, आपने हमने भी पिछले साल, मुझे याद है बात की थी, उससे पिछले साल भी की थी, कि मॉनसून में आपको प्राइसेस एलिवेटेड दिखती हैं। पर इस बार आपको मॉनसून के बावजूद, जबकि मॉनसून ऑलमोस्ट रिट्रीट हो चुका है और कहीं कहीं से जा रहा है, उसके बावजूद हमें प्राइसेस कर दो, ये मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग फीचर दिख रहा है। क्योंकि अगर इस सीजन में हम फूड प्राइसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडरेट रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, शायद इसी बेसिस पे गवर्नर साहब ने इन्फ्लेशन की फोरकास्ट को 3 से नीचे किया है, 2.6 पर उन्होंने रखा है। यही एक रीजन है। पर इसमें क्वालिफिकेटरी रिमार्क में ये डालना चाहूंगा कि क्योंकि क्रूड बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर, जैसा मैंने कहा, होता है इन्फ्लेशन में, तो अगर क्रूड यहाँ से जंप मारता है जियो पोलिटिकल सिचुएशन बिगड़ने की वजह से, तो फिर वो हमारा जो बेनिफिट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए मैं इन्फ्लेशन को बहुत लंबे नजरिए से मैं नहीं लेता। आई वुड लाइक टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम।
या मैं इसको अगर इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करूँ तो 1 क्वार्टर एट ए टाइम बिफोर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इन्फ्लेशन, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स रजत इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करते हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं कि उसमें से कुछ भी कहीं भी ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो हमारा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होता है। पर ठीक है, जो कि गवर्नर साहब को एक कमेंट्री देनी है, उनको आउटलुक देना होता है, क्वार्टर बाय क्वार्टर आउटलुक देना होता है, तो वो एक हम वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको बहुत लोग नोट नहीं करते हैं, दैट रिस्क रिमेन इवनली बैलेंस्ड। ये बहुत ही काम की बात होती है, हालांकि ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक एक फॉर्मेलिटी में बोला जा रहा है, पर ये बहुत काम की बात है। अगर रिस्क इवनली बैलेंस्ड है, मतलब आप सब कुछ अगर ऐसा चल रहा है, आपके रिस्क थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके चलेंगे, परंतु मुझे तो पर काम चल जियोपॉलिटिकल रहा है, सिचुएशन डोनाल्ड ट्रम्प भी तो है रिस्क बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए, तो मैं वो तो हमें अनप्रेडिक्टेबल रिस्क है, वो तो एकदम से कुछ बोल एग्जैक्टली देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जैक्टली आपको याद होगा मैंने नई इंडेक्स बनाई थी, ट्रम्प मूड इंडेक्स जिसको मैं कहता हूँ। हम्म। तो वो टीएमआई इतनी जल्दी, ये जो वीआई है ना, जो स्टॉक मार्केट में होती है, जो वीआई जिसको हम एनालाइज करते हैं, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होती है, उससे भी ज्यादा आजकल ये टीएमआई इंपॉर्टेंट हो गई है। आप देख रहे होंगे स्टॉक्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो मुझे लग रहा है उनके लिए हुए निर्णय पूरी दुनिया को इस समय प्रभावित कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेने से थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ। आई लाइक टू जस्ट टेक वन स्टेप एट अ टाइम, क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ मैं चलना चाहूंगा। ओवरऑल भारत इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक चमकता हुआ सितारा है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल इकोनॉमीज को एनालाइज करते हैं। मेरे पास सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज के, पूरे यूरोप के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज के मेरे पास डेटा हैं, पैरामीटर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं। इंडिया के जो इंडिकेटर्स हैं वो इस समय बहुत अच्छे हैं, भले ही हमारी स्टॉक मार्केट अच्छी ना परफॉर्म कर रही हो रजत, मुझे पता है आप उस पर जल्द ही आने वाले हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है नहीं सर, उस पर मैं थोड़ी देर बाद में पूछूंगा, वो स्टॉक जी। मार्केट तो पूछना है आपसे, तो लेकिन पर हमारे जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है सभी, आप पीएमआई ले लीजिए 59 से ऊपर है, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे $700 बिलियन के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके अलावा टैक्स कलेक्शंस बहुत अच्छी हैं, जीएसटी की कलेक्शन की मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक नए नए डायमेंशन के साथ अब जीएसटी कलेक्शन सामने आएगी। उम्मीद कर रहे हैं आज शाम तक वो डेटा निकल के आएगा, पर इस अगस्त के डेटा को मैं इतना नहीं मानता, मैं नवंबर के डेटा का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय ये नए, बल्कि नवंबर की बजाय दिसंबर की डेटा का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो अक्टूबर का होगा तो पता लगेगा हमें कि अक्टूबर में कितना जीएसटी ने पिकअप किया। इनकम टैक्स कलेक्शन बहुत हेल्दी हैं, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो सारे के सारे इस समय बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं, और ऐसे समय में दे रहे हैं ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ जा रही है और हम एक अच्छी अच्छी माइंडसेट से एक तरफ जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए मैं, बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी है, बहुत ही फोकस पॉलिसी है, अप्रोप्रिएट पॉलिसी है, और जिन मुद्दों पे अमूमन पॉलिसी में चर्चा नहीं होती उन मुद्दों पर आज मुझे चर्चा होती रजत दिखाई दी है। सर उस पे भी आता हूँ, उन वाले मुद्दों पे पहले तो ना इस पे आ जाते हैं, ये जो कंजम्पशन वाला जो है ना कंपोनेंट, कंट्रीब्यूशन जीडीपी। तो इसमें अब हुआ ये कि फॉर Q1 FY 26 ये एस्टिमेट दिया गया था कि 6.5% से ग्रो करोगे, आरबीआई ने दिया था ये एस्टिमेट फॉर Q1 FY 26, पिछली पॉलिसी मुझे याद है, लेकिन आपकी ग्रोथ आई थी 7.8%। और वो चौंका गई थी कि भैया ये क्या हो गया, 7.8% की ग्रोथ कैसे देखने को मिली। तो जनकराज जी, ये जो अभी के जो इंडिकेटर्स हैं, अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे भी देखूं तो एयर पैसेंजर ट्रैफिक, पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स जो कि अभी दिवाली सीजन में बूस्टअप होती हुई नजर आएगी, ऐसा अनुमान है, जीएसटी रेट कट हो गया है, पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, मुख्य तौर पे जो अर्बन डिमांड है उसमें एकदम से जो बूस्टर शॉट लगेगा जीएसटी का, एक तो वो अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव, ऊपर से आरबीआई गवर्नर तो खुद बोल रहे हैं कि रूरल डिमांड बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है, तो ट्रैक्टर सेल्स, मोटरसाइकिल सेल्स, फर्टिलाइजर सेल्स, ये तो फिर बढ़ने की उम्मीद है ही। तो हम आने वाले समय के लिए क्या समझे कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एटलीस्ट डोमेस्टिक फ्रंट पे रिस्क इवनली बैलेंस्ड, तो क्या डोमेस्टिक फ्रंट पे ये ठीक रहेगी, अर्बन डिमांड और रूरल डिमांड, जीडीपी को बूस्टर हाँ नहीं शॉट मिलेगा नहीं नहीं, जीएसटी नहीं रिफॉर्म? जैसे आपने बोला रजत जी, जो रूरल डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आपने ट्रैक्टर सेल्स की बात करी, ऑटो की, टू व्हीलर्स की बात करी, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। और अर्बन डिमांड वीक थी, मेरे मुझे लगता है कि ये जो भी जीएसटी टैक्स कम किया है, जीएसटी कम हुआ है, उसकी वजह से जो अर्बन डिमांड है वो बढ़ेगी। अभी तो वैसे भी फेस्टिव सीजन है, ये जितना भी अभी गवर्नमेंट ने काम किया है या रिजर्व बैंक ने, सी इस पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने जो रेट कट नहीं काटा वो तो एक्सपेक्टेड था। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी रेट कटेगा। और उन्होंने जो थोड़ा जो हिंट दिया है वो यही दिया कि इट हैज ओपनड अप सम पॉलिसी स्पेस। लेकिन जो बाकी जो मेजर्स अनाउंस की है, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, सम ऑफ दीज मेजर्स टू फॉर स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सेक्टर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस की भी आपने बात करी, दिस इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट मेजर। सो
ये सब, ये जो मेजर उन्होंने साथ में अनाउंस की है उसका भी थोड़ा मुझे लगता है कि दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी। और ये जो नंबर है रूरल डिमांड, तो अभी मुझे लगता है कि और भी शायद थोड़ी स्ट्रोंग हुए, ये मॉनसून भी इतनी, हालांकि कुछ एक एरिया रहे हैं जो काफी इनंडेटेड रहे हैं जिसमें काफी फ्लडिंग हुई है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल इसका इकोनॉमी के ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ग्लोबल डिमांड जो अभी इस वक्त काफी वीक चल रही है, उसका शायद उसको बैलेंस करने के लिए जो हमने जीएसटी कट किया है, और बाकी जो भी आज भी जो गवर्नर साहब ने मेजर अनाउंस की है, बेसिकली टू मेक थिंग इजियर फॉर द बिजनेसेस, तो मुझे लगता है कि वी शुड बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट दैट फॉल इन एक्सटर्नल डिमांड। जो हमारी वैसे वैसे हमारी देखा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। बाकी अगर आप इकोनॉमीज देखें, हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हाँ, एक्सपोर्ट्स हमारी इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी बाकी इकोनॉमीज के लिए है। तो मेरा ख्याल है अगर वो मान लो एक्सपोर्ट्स इतना बढ़िया हम नहीं भी करते, अगर हमारी डोमेस्टिक डिमांड पिकअप होती है, तो वी शुड बी एबल टू डू वेल। शरद जी, आप ही ने बोला था कि उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती, ये जो जीएसटी रैशनलाइजेशन वाला शब्द और जीएसटी रिफॉर्म वाले शब्द बहुत बार अपनी पॉलिसी में आज आरबीआई गवर्नर ने बोले हैं पॉलिसी स्टेटमेंट्स में। तो अब मुद्दा ये है कि जैसे मैंने अभी ये सवाल पूछा था कि अर्बन और रूरल जो कंजम्पशन है, जो सेल्स है, क्या उसमें बहुत तगड़ी ग्रोथ जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के बाद एक्सपेक्टेड है क्या? क्या ये जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो अब जीडीपी के नंबर्स आएंगे वो चौंका भी सकते हैं? जीडीपी का जो देखिए डेटा आएगा। देखिए हमें एक रैशनलिस्टिक व्यू इसमें रजत लेना चाहिए। रैशनलिस्टिक व्यू कहता है आप अल्टीमेटली सामान उतना ही खरीदेंगे जितना आपको जरूरत है। ये ठीक है कि सामान पे रेट कम हो गए। अब मुझे अगर एक एसी घर में लगाना है तो मैं दो एसी नहीं लगा दूंगा, मैं एक ही एसी लगाऊंगा। मुझे एक रेफ्रिजरेटर लेना, ये हो सकता है मैं उसको प्रीपोन कर दूं, जो मैंने टाले जा रहा था कि भाई अब सस्ता हो गया अब ले आओ। जो आपको फर्क दिखाई देगा वो ग्रोसरीज में दिखाई देता है, क्योंकि ग्रोसरीज में होता क्या है, जब जीएसटी कट होता है और कोई व्यक्ति 20,000 रुपये महीना ग्रोसरीज पे खर्च करता है, अब उसके 18,000 खर्च हो रहे हैं। मैंने एवरेज निकाली 10% के करीब का आपके ग्रोसरी बिल पे, जो टॉयलेटरीज किचन का सामान होता है। तो आप अमूमन क्या करते हैं कि यू गो एंड स्पेंड दैट मनी ऑन ग्रोसरीज इटसेल्फ। आप या तो कुछ ज्यादा ले लेंगे सामान, आप बटर 100 ग्राम लेते होंगे, 200 ग्राम लेना शुरू कर देंगे, कोई ब्रांड बेटर कर लेंगे। तो ओवरऑल कंजम्पशन पे इसका धीरे धीरे असर दिखेगा, क्योंकि हम लोग बजट को, अपने घर की बजट की बात कर रहा हूँ ये मैं, देश के बजट की नहीं, अपने बजट को आप बहुत रैशनली आगे लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मिडिल क्लास और नियो मिडिल क्लास है रजत। ये ऐसे लोग हैं जिनको एक एक रुपया खर्च करते टाइम सोचना पड़ता है। मैं एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा जिनके लिए रेट मायने नहीं रखता है, मैं बात कर रहा हूँ उन 65-70 करोड़ लोगों की जिनके लिए एवरी रुपी मैटर्स। तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो अपने, और मुझे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जीएसटी रिफॉर्म के बाद रजत, जो कि इस 10% सेविंग को, यानी कि जो मैंने 20,000 का एग्जाम्पल लिया 18, उसको उन्होंने एसआईपी में कन्वर्ट कर दिया। किसी ने इस पैसे को बचा बचा के बोला कि मैं साल भर बचाऊंगा, 2-2 हजार रुपये महीना बचता है, मैं 24,000 एक घूमने फिरने का छोटा मोटा एक ट्रिप और ले लेंगे, रोड ट्रिप कर लेंगे। कुछ लोगों ने अपने सेविंग एफडी बनाने की सोच ली, तो ऐसे भी लोग हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इसका इम्पैक्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देगा। यू कैन नॉट सी एनी मैजिक हैपनिंग। अगर इम्पैक्ट आता, आपने देखा 7.8% आई बिना जीएसटी। हाँ, जीएसटी बिना रिफॉर्म तो जीएसटी के, बाद में क्योंकि आया। ये तो पिछले अगस्त की पॉलिसी के बाद दो चीजें हुई थी। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% के टैरिफ लगा दिए थे रशिया का हवाला देके कि तेल खरीद रहे जी। हैं रशिया से, तो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर। उसी पॉलिसी हम्म। के बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को हम्म। ये लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म की बात करी थी पिछली हम्म। पॉलिसी के बाद से। हम्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द इफेक्ट विल ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन ऑन द इकोनॉमी। धीरे धीरे आपको ये एब्जॉर्ब होता दिखेगा। लोग जैसे जैसे अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे, अंधाधुन अंधाधुन कोई सामान नहीं बिकने वाला है रजत। हम इस हालफे में ना रहें कि अब क्योंकि कम हो गया, 28 से 18% हो गया, या 12 से 5, 12 वाला 5 में आ गया, या कोई कोई जीरो आ गया, या 18 वाला जीरो हो गया। तो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी ब्लाइंड परचेजेस, बट यस, ग्रेजुअली आप अपना धीरे धीरे घर का बजट बढ़ाते हैं। आप देख लेते हैं एक महीने में मुझे इतना बचा, तो अब अगले महीने में मैं 1,000 रुपए 2,000 रुपए और फालतू खर्च कर पाऊंगा। अगले महीने इतना बचा, अब मैं फ्रिज भी ले पाऊंगा। अब मुझे एक कार अपग्रेड करनी है 1500 सीसी नीचे की, अब हम कार ले सकते हैं। सो आई थिंक द स्प्रेड ऑफ दिस बेनिफिट विल बी अक्रॉस द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स। किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको स्पाइक आता दिखेगा, उसको हम, ये स्पाइक जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि इसको हम पेंटअप डिमांड कहते हैं। क्यों हुआ क्या था कि जीएसटी अनाउंसमेंट जब 22 तारीख से लागू हुई,
उससे पहले एकदम से सेल्स गिर गई थी। आज भी डेटा सामने आया है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट एकदम नीचे आ गया था, पीपल हैड पोस्टपोन्ड देयर परचेजेस। पर वो जैसे ही 22 तारीख आई, नवरात्रे आए, तो एकदम से उसको हम पेंट अप कहते हैं, वो एकदम से जैसे रुका हुआ था, तो वो आपको आपको एकदम से उठा हुआ दिखेगा। और बाय द वे, जो 7.8% की आप बात कर रहे थे पिछले वाले की, उसमें मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट्स में जब से ट्रम्प साहब ने 2 अप्रैल को एक्सपोर्ट्स की घोषणा की थी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स ने 20% से भी ज्यादा हाइक देखा था। तो एक्सपोर्ट्स में एमएसएमईज भी इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपोर्ट्स में इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व होती हैं, एक्सपोर्ट में और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ हद तक ये स्पाइक 7.8%, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसमें था, क्योंकि जो लोगों ने एकदम से बैकलॉग क्लियर करके भाई कल को पता नहीं क्या हो जाए, तो माल जितना बना हुआ है जल्दी फटाफट यहाँ से भेज दो, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है, तो पेंटअप। बाकी ये जो डिमांड है ये तो पेंटअप हो जाएगी। आपको अक्टूबर, मुझे लगता है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, क्योंकि फेस्टिव क्वार्टर है, ये एक स्टैंड अलोन क्वार्टर होता है। जो रियल इम्पैक्ट आपको दिखेगा रजत, अब मैं आपके बात का बिल्कुल प्रिसाइज पिन पॉइंटेड आंसर देता हूँ। मुझे लगता है जनवरी मार्च जो क्वार्टर होगा, क्योंकि उस समय ये यूफोरिया जो जीएसटी का है ये सेटल हो चुका होगा। हम 2-3 महीने में भूल जाएंगे कि हम उसी रेट की आदत हो जाएगी, हमें 28% भूल जाएगा, हमें 18% याद रहेगा, हमें 12% भूल जाएगा। तो मुझे लग रहा है जनवरी टू मार्च क्वार्टर जो होगा वो एक डिसाइसिव क्वार्टर होगा, जिसमें हमें रियल इम्पैक्ट पता लगेगा। अक्टूबर टू दिसंबर एक पेंट अप पैटर्न क्वार्टर होगा, जिसमें आपको एकदम से स्पाइक होती दिखेगी, क्योंकि आपने देखा कि 22 तारीख के बाद जिस प्रकार से गाड़ियां बुक हुई, एक एक दिन में मारुति ने 30-30 हजार गाड़ियां बुक करी हैं। तो इसको मैं नॉर्मल नहीं मानता हूँ। नॉर्मल मैं मानूंगा जनवरी टू मार्च क्वार्टर। सो आई लाइक टू वेट फॉर जनवरी टू मार्च टू टेल यू द रियल इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी। फॉर नाउ यस, यू विल सी सम पेंट अप इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स, रजत। जो चैलेंजेस आरबीआई गवर्नर ने गिनवाए हैं इस बार, वो एक्सपोर्ट को लेकर ही है। एक्सपोर्ट पर असर आएगा, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है बोल रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स ठीक है, संभाल लेंगे सिचुएशन को, लेकिन दो गिनवाए उन्होंने, एक तो ये ट्रेड डेफिसिट वाला इशू, एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स का असर पड़ेगा, और दूसरा नेट एफपीआई आउटफ्लो, ये भी देखने को मिला है इकोनॉमी में, चाहे वो शेयर बाजार से हो। हाँ, तो मैं शरद जी आप मैं कुछ मैं ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड कुछ कहना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट जो उन्होंने इशारा किया, वो क्यों किया है। क्योंकि हुआ क्या, जब चाइना से हमारी अभी थोड़ी सी हिंदी चीनी भाई भाई वाले रिश्ते बने, पीछे कुछ महीनों में प्रधानमंत्री जी एससीओ गए, तो मैं बहुत सारे इम्पोर्टर्स से मिला, क्योंकि मेरा बहुत रेगुलरली मैं मिलता रहता हूँ जो लोग चाइना से, जिनकी फैक्ट्रीज चलती हैं इम्पोर्ट से। उन्होंने वो तो कुछ लोग, क्या हुआ था, गलवान और डोकलाम के बाद सतर्क हो गए थे। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और अपने बिजनेस को थोड़ा नया मॉडल देना शुरू किया था, यार चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना रहे, कल को पता नहीं क्या हो जाए और एकदम से। तो उन्होंने वो जो रिस्ट्रिक्शंस अपने बिजनेस के ऊपर लगाई थी, उसको उन्होंने हटाया। और हटा के उन्होंने चीन, मैंने देखा बहुत सारे मेरे इम्पोर्टर्स दोस्त थे, वो चाइना चले गए, शंघाई चले गए, किसी फेयर में चले गए, उन्होंने अपने इम्पोर्ट बढ़ा दिए। तो एक तो इम्पोर्ट बढ़े हैं, मैं कहना ये चाह रहा था, फिर दूसरा हमारे एक्सपोर्ट घटे हैं ट्रम्प साहब की वजह से। तो इस वजह से ट्रेड डेफिसिट, तो मुझे दोनों ही एंड पे चिंता दिख रही है। एक्सपोर्ट्स का घटना, वो जो $51 बिलियन का हिट हम ले रहे हैं अमेरिका का, एक तो वो। दूसरा, इंपोर्ट्स का बढ़ना, इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके चाइना से $100 बिलियन प्लस डेफिसिट हो चुका है। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, ये चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री जी रजत जब बार बार स्वदेशी कह रहे हैं ना, तो एक लोगों को लग रहा है ये एक नारा है भाई स्वदेशी, ये तो महात्मा गांधी जी ने भी दिया था, उस टाइम ये था। इसका बहुत ही सटल मीनिंग है, क्योंकि जब जब आप किसी पर डिपेंडेंट होंगे, तो ही कैन ट्विस्ट योर टेल, वो आपकी पूंछ पकड़ के कभी भी उसको मरोड़ देगा और आपको दर्द होने लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि वो इम्पोर्ट का डेफिसिट, इम्पोर्ट का बढ़ना, एक्सपोर्ट का घटना, दोनों चिंता का विषय। इसीलिए गवर्नर साहब ने बार बार उन्होंने ग्लोबल अनसर्टेनिटी की आउटलुक की बात करी है। तो मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से, जितने भी हमारे को आपके फॉलोअर्स होंगे जो लोग इंपोर्ट भी करते हैं या इंपोर्टर से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि अपनी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे से कम करें, वरना किसी दिन, कोई दिन ऐसा आएगा, हालांकि हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कभी ना हो, कोई दिन ऐसा आएगा कि आपका कामकाज यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको इंपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है, किसी भी कारण से आ सकती है। मैं अभी कारण गिनवाना भी नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू साउंड वेरी पेसिमिस्टिक और अलार्मिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर मुझे लग रहा है कि वो निर्भरता किसी भी हालत में कम करनी चाहिए।